This October, history meets the future at the grand stage of Jaipur Dialogues Annual Summit 2024. 3 days, over 80 powerful voices, more than 15 riveting sessions. Join thought leaders, scholars, and changemakers as we embark on a journey of reclaiming Bharat. Be a part of this transformative experience. Let's reclaim, redefine, and reimagine Bharat together. Register now. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज जो चर्चा का विषय है, आप जानते हैं पूरे विश्व में एक ही चर्चा का विषय है और वो है ईरान और इस्राइल का युद्ध, जिसमें कि अमेरिका भी कूद पड़ा है। क्या यह तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा? चलिए जानते हैं सुमित पीर जी से। और आरंभ करने से पूर्व आपको याद दिला देता हूँ 25, 26, 27 हमारा जो एनुअल समिट है उसके लिए रजिस्ट्रेशंस अवश्य करा लीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन करके आप अपने फेवरेट स्पीकर से भी मिल सकते हैं और उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे इस बार आकर्षण हैं। तो सुमित पीर जी, मिसाइलें तो बहुत चली, कोई मराया, कोई डैमेज हुआ, क्या हुआ, क्या रिपोर्ट है इजराइल से? सबसे पहले तो संजय सर, आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार और साधुवाद। शो पे बुलाने के लिए आभार और भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए आज का शुभारंभ करते हैं। कहानी ये है कि कल एक खबर आई थी कि भाई जो कैजुअलिटीज इजराइल में हुई 5 या 8 हुई, वो 2 जिहादियों ने मशीन गन लेके फायरिंग की थी, वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन गन लेके, दोनों को डेयर कर दिया गया। फिर खबर आई कि एक शेरॉट होटल है, शायद उसमें कोई घुसा है, वहां भी कोई नहीं था, दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया। जितनी मिसाइलें लगभग ये आईडीएफ कहता है 180 मिसाइलें, कुछ सोर्स कहते हैं 400 तक मिसाइलें इन्होंने दागी है। 400 मिसाइलों में से कुछ डायरेक्ट हिट्स हुए हैं, 1-2 मोसाड के जो हेडक्वार्टर है उसके आसपास गिरे हैं, एक एरियन मॉल है टेलवीव में, एक उस पे गिरा है। पर इजराइल ने जो ऑफिशियली कहा है कि हिट हुए हैं, मोसाड के आसपास के जो हेडक्वार्टर के पास भी गिरी, इजराइल ने उसका पुष्टि भी कर दी है। पर इजराइल ने यह कहा है कि एक भी आदमी की मृत्यु नहीं हुई इजराइल में, और एक आदमी की जो मृत्यु हुई है इजराइल में वो हुई है वेस्ट बैंक में, उसके ऊपर मिसाइल गिर गई, उसके ऊपर गिर गई सर, ये जो ईरानी मिसाइल थी उसके ऊपर गिर गई, बेचारा पैलेस्तीनी मर गया। और कुछ मिसाइलें गिरी है जॉर्डन पे और कुछ ईरान की मिसाइलें ईरान पे ही गिरी है। अब देखिए चाइना का माल है, अब कहां तक जाए ना जाए, मतलब हो सकता है मैंने तो पड़ोसी को ठोका था, खुद में ही आके गिर गई। वो दिवाली का रॉकेट आपने देखा ना से, कई बार रिवर्स मारता है, बोतल पे आ जाता है वापस। तो ये टेक्नोलॉजी वैसी है, बोतल वाली टेक्नोलॉजी है, चीनी माल है, अब तो जानते कहां तक चले ना चले। तो ये इनकी कहानी है जो इन्होंने अटैक किया था। और अगर आप यूएस का मैं आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट बताऊं, यूएस के जैक सुलिवन का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा यार ये अटैक तो विफल हो गया, दर्जनों मिसाइलें तो हमने इंटरसेप्ट कर दी, बाकी इजरायलियों ने कर दी, हाँ कुछ जरूर मिस हुई है, पर वो वाली आयरन ड्रोम छोड़ देता जो कहीं भी किसी भी रेजिडेंशियल एरिया हाई प्रोफाइल टारगेट की तरफ नहीं जा रही, मान लीजिए खेत में जा रही है, खलियान में जा रही है, उसको इंटरसेप्ट नहीं करते। तो यहां मैं क्लियर कर दूं, जो जमीन पे भी गिरी है वो कोई हाई प्रोफाइल टारगेट्स या ऐसी वाली नहीं है, विच आर बीन इंटेंशनली लेफ्ट। अगर आप इनका मिसाइल डिफेंस शील्ड देखें तो पहले इनके पास आयरन ड्रोम है, आयरन ड्रोम के बाद इनके पास डेविड स्लिंग है जो इन्होंने और रेथियान सिस्टम्स जो अमेरिका की कंपनी उन्होंने मिलकर बनाया था। इसके बाद इनके पास एरो है, एरो 1, एरो 2, एरो 3, जिनकी अलग अलग रेंज है इंटरसेप्ट करने की। 2500 किलोमीटर तक या 3000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइलें ऊपर एटमॉस्फेयर तक ही इंटरसेप्ट कर लेते हैं। ये जो एरो मिसाइल रेंज है सर, मिसाइल शील्ड है, ये भी इन्होंने अमेरिकन के साथ मिलके बनाया है। और ये भी इनका वो थर्ड सिस्टम है, उसमें है ये एरो मिसाइल्स। हाँ, ये इनके 3 है ना, मतलब पहले तो इनका सबसे पहले इनका आयरन ड्रोम, फिर डेविड स्लिंग, फिर एरो 1, 2, 3, उसके भी 3 रेंजेस है। उसके बाद ये भी माना जाता है अमेरिकन ने इन्हें पेट्रियट मिसाइल शील्ड्स भी दे रखे हैं कि अभी जो युद्ध हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में आप लो। पर कल ईरान से खबर आई, सुनने में आया, देखिए जो इन्होंने मिसाइलें यूज की, शाहबाद या कुछ नाम है उनका, शाहद या शाहबाद रेंज की मिसाइलें जो जिनकी रेंज करीब 2000 किलोमीटर तक मानी जाती है। और कल ईरान ने पहली बार बोला कि हमने जी कोई क्रूज मिसाइल डेवलप की है 15 मैक की स्पीड से चलने वाली। अब मुझे मुझे पता था आप हंसेंगे, इसलिए मैंने अपनी हंसी रोक के बैठा था। 15 मैक
टेक्नोलॉजी तो अभी यूएस के पास ही नहीं है, केवल रशिया के पास है और रशिया ने तो किसी को दी नहीं है। खाली भारत से साथ में वो ब्रह्मोस वाला कोलैबोरेशन हुआ है, तो वो जी भी अभी वो भी अभी जो है वो इतनी स्पीड रैम चली जेट जाती वाली, बता रहा हूँ आपको, रैम जेट वाली टेक्नोलॉजी भारत ने डेवलप है। की है, तो वो मैक जी 3 तक जाती है। और जो 3.3 मैक तक जाते हैं। हाँ, मैक 7 वाली जो है, वो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी है, वो भारत डेवलप कर रहा है। जी रशिया ने वो स्क्रैमजेट वाली टेक्नोलॉजी डेवलप की है, वो मैक 7 है मैक्सिमम। और मैक 15 तो भाई वो वाली टेक्नोलॉजी होगी जिसपे आप गधे पे बैठ के और चले जाते हैं हेवन, जन्नत चले जाते हैं, वो तो जन्नत वाली इसी टेक्नोलॉजी है। सर एक जन्नत की नई टर्म आई है। कल कल मैं एक शो पे था तो एक हमारे दर्शक तो कॉमन होते हैं हमारे बड़े अच्छे, तो उन्होंने कहा सुमित भाई इसका नाम डीटीएच रखो। मैंने कहा डीटीएच क्या मतलब? कह रहे डायरेक्ट टू होम नहीं, डायरेक्ट टू हूर्स, मतलब डायरेक्ट टू डीटीएच। मैंने कहा यार नया टर्म इन्वेंट हो गया, डीटीएच, डायरेक्ट टू होम नहीं, डायरेक्ट टू हूर्स, सीधा डायरेक्ट हूर्स टू के हूर, हाँ, हूर्स। बिल्कुल कह सीधा रहा हूर। सुमित भाई ये नई सर्विस है, आप डीटीएच बोला करो, हम समझ जाएंगे डीटीएच का मतलब क्या है। मतलब सीधा डिस्पैच कर दिया आपने, हम समझ जाएंगे कहाँ जाना है। तो ये जो मैक 15 वाला चुटकुला था, ये बड़ा दिलचस्प था। ये मिसाइल कहाँ उड़ी, कहाँ गिरी, इसने किसको मारा और किसको क्या किया, ये पता नहीं है। और मैं आपको बताऊं सर, ये लोग अगर इनके पास क्रूज मिसाइल होगी भी नहीं, ये चलाएंगे नहीं, क्योंकि इसराइल को उसकी टेक्नोलॉजी, उसका कार्यशैली सारी समझ आएगी और अगली बार वो निरस्त होकर रह जाएगी। तो इन्होंने ये जो कह रहे हैं, ये जो मुल्ला रिजीम कर रहा है ईरान का, बस अपने कॉलर ऊपर करने के लिए कह रहा है जी हमने मिसाइल चला दी, हमने ये कर दिया। सवाल ये है, अगर आज 180 मिसाइलें भी इन्होंने चलाई है, 400 भी चलाई है, मैं 180 का भी आंकड़ा लूं, पर इसराइल में चिड़िया भी नहीं मरी है। दे कुड नॉट हिट अ बर्ड इन इसराइल। हकीकत ये है। और अब जो इसराइल का रिटेलिएशन आएगा और जो अमेरिका का मिलकर रिटेलिएशन आएगा, अब ये भर बचते फिरेंगे। अब देखिए पहली खबर आती है खामेनी को एक और बंकर में छुपा दिया इन्होंने, अब इसके बाद एक और बंकर में छुपा दिया। अब मेरे हिसाब से अगर रिटेलिएशन आएगा, देखिए खुमैनी मेरे हिसाब से इज नाउ डेड मैन वॉकिंग, क्योंकि ये अमेरिका और ये इसराइल के ना यहां तक आ गया पानी विज़-वी खमेनी। क्योंकि ये जो रिटेलिएशन किया, और खमेनी ने कल आईआरजीसी से धमकी दिलाई, अगर तुम इसका जवाब दोगे तो हम इससे बड़ा हमला करेंगे। तो देखिए खमेनी का तो यहां तक पानी भर गया है, अब उसका बंकर भी इन्होंने चेंज कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, ईरान का जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है वो टारगेट पे होंगी, ईरान के जो ऑयल रिजर्व्स है वो टारगेट पे होंगे, और ईरान के जो पोर्ट है ये टारगेट पे होंगे। अगर इन चार चीजों पे इजराइल ने और अमेरिका ने अपना वर्चस्व जमा लिया, उनको ध्वस्त कर दिया, तो ईरान कुछ भी नहीं रहेगा, रेगिस्तान बन जाएगा। रेगिस्तान वापस रेगिस्तान बनेगा। और अब की बार ईरानियों को डर लग रहा है कि हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल असैसिनेशन ना हो जाए, विच इंक्लूड्स खमेनी, क्योंकि अब कोई बचा नहीं है। और जो इनका 2 दिन पहले इनका नया प्रेसिडेंट परकेज़ान कह रहा था नहीं 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 हम एस्केलेशन नहीं करेंगे, हम इस लड़ाई में नहीं पड़ेंगे। इनके फॉरेन मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन 24 घंटे पहले कह रहा था हम लेबनान की मदद नहीं करेंगे, हम हिजबुल्लाह की मदद नहीं करते। तब मैंने कहा था भाई ये अलतकिया बोल रहे हैं, दे आर जस्ट इट्स ऑल बीएस, इट्स ऑल क्रैप, ये बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, ये बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। फिर जब कल वॉशिंगटन से भी खबर आई कि बड़ा हमला कर रहे हैं, अमेरिका ने इसकी पुष्टि की, इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने पुष्टि की, और फिर जब बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद कहा मुझे फ्रंट लाइन पे और रिजर्व चाहिए और आप सब लोग एक साथ रहिए, तब तो ये था कि कभी भी ये अटैक आ सकता है। अब मजे की बात यह है कि जो इसराइल का और अमेरिका का रिटेलिएशन होगा वो कितना भयंकर होगा, वो कहाँ होगा। एज पर व्हाइट हाउस, जो बाइडेन और कमला हैरिस की मीटिंग हुई है, इसराइल के प्रेसिडेंट से, उनकी प्राइम मिनिस्टर से बात हुई, डिफेंस मिनिस्टर से बात हुई, लॉयड ऑस्टिन की। नाउ दे आर कैलिब्रेटिंग कि हम कितना बड़ा रिटेलिएशन करेंगे और कहाँ करेंगे। और मैं याद दिला दूं सर, इसराइल या ईरान में एक पावर स्टेशन है जो सबसे बड़ा पावर स्टेशन है, 2880 मेगावाट पावर बनाता है। मेरे सूत्र कह रहे हैं वो पावर स्टेशन 100% गया, क्योंकि उसके बाद आधा ईरान लगभग अंधेरे में आ जाएगा। तो अब की बार ये ईरान को वापस रेगिस्तान वाले एरा में ले जाएंगे। रेगिस्तान का लुक एंड फील जो पहले होता था 1400 साल पहले, वो फिर आएगा। आपने देखा होगा कल वहां लोगों की लाइनें लग गई तेल भरवाने के लिए, क्योंकि पता था इसके बाद तेल तो मिलेगा नहीं, ऊंट की सवारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ना ऑयल रहेगा ना ऑयल रिजर्व्स रहेंगे, फिर बचेगा ऊंट, रेगिस्तान का जहाज, उसको सिर्फ घास खिलानी होती है, उसमें तेल की जरूरत नहीं होती। तो ये इनकी हालत हो गई है। मुझे लगता है ये जो ईरान के मुल्ला रजीम ने कल किया है, दिस इज देयर फेटल मिस्टेक एंड लास्ट मिस्टेक, क्योंकि अब दुनिया में अति हो गई है। खुमैनी कैन नॉट होल्ड द वर्ल्ड टू रैंसम। ये जो अगर उसको लगता है मैं वर्ल्ड को रैंसम करूंगा, वो बात नहीं है।
और इनके हिजबुल्लाह को जब इन्होंने कल इन्होंने एक और दावा किया था, इन्होंने रात को दावा किया भाई हमने इसराइल के 2 एयरबेस ध्वस्त किए, एक नकली फोटोशॉप इन्होंने वीडियो निकाले लगाए, देखो जी इसराइल के 2 एयरबेस ध्वस्त हो गए, टेलअवीव में हर जगह आग लग गई, टेलअवीव में हजारों लोग मर गए, नकली वीडियो उन्होंने जारी किए, डीफेक्स। तो इसराइल ने उसका जवाब क्या दिया, तभी उन्होंने उठ के उन्हीं एयरबेसों से जहाज उठ के लेबनान की बमबारी कर दी, 45 लोग रात को मर गए, सुबह तक 100 या 150 लोग जख्मी हो गए थे। उसका जवाब उन्होंने ऐसे दिया। और इसराइल अब कहता है कि मेरे पूरे मिडिल ईस्ट में अब इसका मतलब रिपल जो इफेक्ट होगा, जो इसका रिटेलिएशन होगा, वो ईरान पे नहीं होगा बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट पे होगा। और अब ईरान के साथ कोई नहीं खड़ा। जॉर्डन वाला कह रहा किंग अब्दुल्ला भाई मेरी कंट्री बैटलफील्ड नहीं बनेगी, इजिप्ट वाला चुपचाप बैठा है। सीरिया की बात करूं सर, सीरिया में लिमिटेड ग्राउंड इन्वेजन शुरू हो चुका है। आज लेबनान में जब इसराइल की फौज सुबह इन्वेजन कर रही थी तो उन्हें थोड़ा रेजिस्टेंस मिला है। इसराइल के कुछ सिपाही मतलब काफी सिपाही जख्मी हुए हैं, उन्हें हेलीकॉप्टर के द्वारा इवैक्यूएट किया गया है। पर अब इसराइल को लाइसेंस टू किल मिल गया है। इसराइल और अमेरिका को यही गलती चाहिए थी। कारण क्या है, इसराइल हिजबुल्लाह या हमास को ठोकरा था जो आतंकवादी संगठन है। अगर ईरान इसराइल की शहरों पे हमला करता है, टेलअवीव पे हमला करता है, दैट इज द रेड लाइन। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था मेरे सिविलियंस पे हमला होगा, विल डू एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू प्रोटेक्ट अवर सिविलियंस। तो अब देखिए अब इसकी घात जो ईरान पे गिरेगी बहुत भयंकर गिरेगी। और अब की बार 40 दिन चुनाव में है, बरकत हुसैन ओबामा जो इनका वेल विशर बैठा अमेरिका में, वो कुछ नहीं कर पाएगा। कमला आंटी कुछ नहीं कर पाएगी। 40 दिन तक जो बाइडेन का राज है फिलहाल आने वाले दिनों तक, और इसराइल के पास यही 40 दिन है अपना हिसाब किताब पूरा करने की। क्योंकि जब अगर कमला आ गई और उसके पीछे ओबामा आ गया तो आप जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट है कि ओबामा हैज गिवन मी नाइटमेयर्स। 8 साल तक ओबामा ने मुझे पागल करके रखा। आप जानते हैं ओबामा लुक्स फॉर मुस्लिम इंटरेस्ट, वो कहता है मैं प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन विशन हूं, वो तो नाम ही है बरकत हुसैन ओबामा। तो वो फिर बहुत गड़बड़ करेगा। संजय सर याद कीजिए इस अटैक से 3 दिन पहले एक सुरसुरी चली थी, 21 दिन का सीज फायर। ये सुरसुरी चली थी ओबामा के दफ्तर से जो बाइडेन के दफ्तर आई, जो बाइडेन से एंथनी ब्लिंकन, और ये सब कहने लगे नहीं 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 जी 21 दिन का सीज फायर करो। और मैंने तब भी कहा था अगर 21 दिन का सीज फायर करोगे हिजबुल्लाह रिग्रुप हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। दो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि आई एम कंसिडरिंग इट, बट उसी दिन रात को नसरुल्लाह को मरवा डाला, उसी दिन रात को नसरुल्लाह को एलिमिनेट करवा डाला। और बेचारा नसरुल्लाह की, कल मैं नसरुल्लाह की बात करूं, कल इन्होंने बोला उसकी बॉडी हमें सिंगल पीस में मिली है, विच आई डाउट, क्योंकि ही हैज डाइड ऑफ सफोकेशन एंड ब्लास्ट। तो सर बॉडी कुछ नहीं मिली। अगर बॉडी होती तो जनाजे की बात होती, जनाजे की बात होती तो उसकी तारीख होती। तो ना जनाजे की बात हो रही ना बॉडी मिली। कहते ना ना होगा डायमंड तेल ना ही राधा नाचेगी। अब बॉडी मिलेगी तो तब जनाजा होगा ना। अब राख बन गया, खाक बन गया, तो खाक का तो जनाजा होता नहीं। तो ये इनका सारा प्रकरण है, ये इनकी सारी कहानी है। ईरान इज इनटू वॉर। अमेरिका ने कहा हम पूरी मदद करेंगे इसराइल की, और अमेरिका ने कल मिसाइल्स जो आ रहे थे इसराइल की तरफ रोके, दर्जनों मिसाइल रोके। और अकॉर्डिंग टू जैक सुलिवान कह रहा यार ये अटैक जो था टोटल हमने निरस्त कर दिया है। और आज 2 घंटे पहले आपका यूएस तो इसराइल के साथ है, यूके, फ्रांस, जर्मनी और पूरा यूरोपियन यूनियन संजय सर दे आर बैकिंग इसराइल। वहां धीरे धीरे आप देखेंगे ईरान के पीछे पाकिस्तान आएगा, और ये जितने भी हमारे कंट्रियां 54 ममालिक, ये धीरे 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 करके ये ईरान के पीछे खड़े हो जाएंगे। मुझे डाउट है कि पाकिस्तान ईरान के साथ आएगा, क्योंकि पाकिस्तान ने तो यूएस को बेसिंग राइट्स दे रखे हैं बलूचिस्तान में। वहां से तो ईरान के ऊपर हमला करेगा यूएस, तो वो तो वैसे भी कहेगा कि साहब अरे हमें शिया से क्या लेना देना। और वैसे भी आपने देखा था 2 दिन पहले ही नेतन्याहू ने तारीफ कर दी थी पूरे सारे अरब ममालिक की, यानी उसने आईमेक दिखाया था, ये ब्लेसिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो उसमें आपके ओमान भी था, उसमें अमीरात भी था, उसमें सऊदी भी था, उसमें जॉर्डन भी था, उसमें इजराइल भी था, इंडिया भी था, और उधर से आपका जो ग्रीस, जो उधर का जो आपका पेट्रायस जो पोर्ट है वहां तक जाता है जो कॉरिडोर, वो भी था। और जो पूरा ये जो शिया ममालिक है, यानी कि ईरान हुआ आपका, ये क्या बोलते हैं, ईरान, इराक, सीरिया, यमन से, और लेबनान, यमन को भी उसमें दिखाया था पार्शली। तो अब ये जो है, अब इन ईरान को अगर आप छोड़ दीजिए तो इराक में भी
35% से ऊपर सुन्नी पॉपुलेशन है। सीरिया में भी लगभग 40% सुन्नी पॉपुलेशन है। लेबनान में सुन्नी पॉपुलेशन और शिया पॉपुलेशन लगभग बराबर है। आसपास ही है जी। यमन में सिविल वॉर चल ही रहा है शिया और सुन्नी में। तो और जो भी हमें खबर मिली है वो ये है कि साहब की सुन्नी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं नसरुल्लाह का मारा जाना, कि साहब इसी एक आदमी ने हमारे पूरे मिडिल ईस्ट को नरक बना रखा है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। इसमें मुझे लग रहा है कि क्लियर डिवीजन हो गया है बिटवीन सुन्नी वर्ल्ड एंड शिया वर्ल्ड, और इसमें खाली एक खतर है, उसकी सिचुएशन हमें पता नहीं है, क्योंकि खतर को तो जीसीसी वाले भी पसंद नहीं करते हैं। आपको पता है एक बार उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया था, बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़ के वापस वो शामिल हुआ। तो ये मेरे हिसाब से तो ये सिचुएशन है। मुझे नहीं लगता कि ये जो 57 कंट्रीज हैं ओआईसी वाली, वो इस पर एक मत होने वाली हैं। ये फॉर्मल कुछ जरूर कहेंगे इजराइल को, जो करती रहती हैं कंडेम, जैसे कश्मीर की बात करती रहती है, लेकिन होना जाना कुछ नहीं है। सर देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरा जो असेसमेंट है इसका, दो चीजें कल हुई है। कल भी एक इंपॉर्टेंट प्रकरण हुआ है। कल ये जो सिंचियान बलूचिस्तान है, जो पार्ट ईरान में है बलूचिस्तान का, वहां कल अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने सिस्तान बलूचिस्तान 7 लोगों को मारा है। एक है टाउन काउंसिल का हेड और उसके 2 गार्ड, और एक है जो आईआरजीसी का पैरामिलिट्री का कमांडर था उस प्रोविंस का, उसको और उसके 3 गार्डों को मारा है। उससे पहले 2 गार्ड पहले मरे हैं, उसके पहले 2 पुलिस वाले पहले मरे हैं। ये जो जैश अदल है, जो पाकिस्तान समर्थित सुन्नी ग्रुप है जो वहां एक्टिव है, जिसने, आपको याद होगा, कासिम सुलेमानी के मकबरे, जब उसकी सेंटेनरी थी, उस पर भी एक बॉम्ब फोड़ा था, 100-125 लोग मरे थे। जब इन्होंने फिर पाकिस्तान पे रॉकेट चलाए, पाकिस्तान ने वापस रॉकेट चलाए, ये वही जैश अदल ग्रुप है। पहले की जो 2 किलिंग्स हुई उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जैश अदल ने ली है, कल की किलिंग्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं ली है। तो मतलब ये जो अननोन गनमैन वाला प्रकरण है, अब ये पाकिस्तान करा रहा है, ये सीआईए करा रहा है। देखिए, पाकिस्तान तो सर कोठा है, जो वहां पैसे फेंकेगा छमिया नाचेगी, वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पैसे दे, हम दे, अमेरिका दे, यहूद दे, कोई भी पैसे दे, वो जिसके पैसे लेते उसके लिए वो काम करते हैं। अगर इन्होंने ईरान में काम कराया है तो इन्होंने किसी से पैसे लेके कराया, तभी जैश अदल ने जाके काम किया है। तो ये जो आईआरजीसी का, इस्लाम रेवोल्यूशनरी गार्ड का पैरामिलिट्री फोर्सेस का कमांडर कल इन्होंने मारा था परसों, तो दैट वाज अ बिग डेवलपमेंट। ये ईरान के अंदर इन्होंने किया। तो अब इनकी पाकिस्तान से थोड़ी अनबन तो हो गई है उस चीज को लेके, जैश अदल को लेके फिर अनबन हो गई है। पर समस्या ये है, पाकिस्तान ऑलरेडी कह चुका जी मैं ईरान के साथ हूं, क्योंकि जहां ये मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम वाली बात आती ये है। अभी शिया सुन्नी का डिवाइड है। आप देखिए, इजिप्ट कुछ नहीं बोल रहा, बशार असाद ने एक बार बोला था, लिमिटेड बोला था, उसके भाई का खबर सुनने में आई कि उसके भाई का पैलेस ध्वस्त कर दिया गया है, इसलिए बशार असाद चुप बैठा। उसको बोला भाई रेड लाइन क्रॉस नहीं करना। इजराइल ने रशिया को बोला बेटा इसको समझाओ, ये बोला ज्यादा बातें ना करे। अब देखिए, इजिप्ट मुंह नहीं खोल रहा। हाँ, किंग अब्दुल्ला ने जरूर कहा भाई मेरा कंट्री किसी के लिए यहाँ वो नहीं बनेगा, इट विल नॉट बी अ प्लेग्राउंड। पर दिक्कत क्या होगी सर, अभी जब रिटेलिएशन होगा, मान लीजिए ये खमेनी को निकालते हैं, इनके न्यूक्लियर सप्लाई स्टेशंस को निकालते हैं, इनके पावर या ऑयल सप्लाईज को या पोर्ट्स को निकालते हैं, तो इसमें कैजुअलिटीज होंगी। जब कैजुअलिटीज होंगी तो ये भी कुछ ज्यादा चलाएंगे इसराइल की तरफ। अगर इसराइल में कैजुअलिटीज होंगी, जो इसराइल का बाद का रिटेलिएशन होगा अमेरिका के साथ मिलकर, दैट विल बी फेटल, दैट विल लीड टू अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज। जैसे ही इस्लामिक वर्ल्ड में कैजुअलिटीज बढ़ेगी, ये जो शिया सुन्नी का डिवाइड है, ये मुझे आशा है कि थोड़ा डाइल्यूट होगा। फिर इन्हें लगेगा यार ये सारे क्रिश्चियन तो एक तरफ हो गए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन इज प्रेडोमिनेंटली क्रिश्चियन, फ्रांस, जर्मनी और आप यूके बात करें, इट्स क्रिश्चियन डोमिनेटेड। ये सारे इसराइल को सपोर्ट करें, तो हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए, मुसलमान बरादरन को। अभी आपकी बात ठीक है, शिया सुन्नी वाला डिवाइड तो है, पर जैसे कैजुअलिटीज बढ़ेंगी, जैसे अगर ये लड़ाई बढ़ गई, तो मेरी आशंका है कि ये तब शायद धीरे धीरे ग्रेविटेट होना शुरू करेंगे, क्योंकि खलीफा हो गया, ये और भी लोग हो गए, और कतर वाले वैसे ही इधर भी खेलते उधर भी खेलते हैं, ये कुवैत वाले भी इधर उधर भी खेलते हैं। हाँ, यूएई और सऊदी की एक फिक्स लाइन रहती है, बाकी इनमें से किसी की कोई फिक्स लाइन नहीं रहती। अब ये लड़ाई कितनी बढ़ती है और कितनी भयंकर होती है, डिपेंड उस पर करता है। क्योंकि अगर इजराइल की कैजुअलिटी सिविलियन हो गई, तो फिर इजराइल ना आगे देखेगा ना पीछे देखेगा। और कल के मिसाइल जो थे सर, जो मैंने इसीलिए शुरू में बताया आपको, जो मिसाइल गिरा है एक मोसाड के हेडक्वार्टर से 1500 मीटर दूर गिरा, मात्र 1500 मीटर। मान लीजिए अगर हेडक्वार्टर पे गिर जाता, चाहे उनके पास रिटेंडेंसी होगी, ये होगी। अब देखिए ना, फिर
रिटेलिएशन किस लेवल का जाएगा? और ये जो ईरान कह रहा है मैंने मिलिट्री बेसिस टारगेट किए, बिल्कुल गलत है। सिविलियन पॉपुलेशन टेल अवीव की इन्होंने टारगेट की है, और इनका आइडिया था कि इजराइल का ज्यादा से ज्यादा डैमेज हो, और हम क्या कहते हैं, ज़ायनिस्ट कहते हैं इनको, हम इन यहूदों को, ज़ायनिस्ट को हम इनको सबक सिखाना चाहते हैं। ये जो एक इस्लामिक हेजेमनी वाली भावना है, ये जो एक इस्लामिक सुप्रीमेसी वाली भावना है कि वी आर मुस्लिम्स एंड वी आर डेस्टिन्ड टू रूल, वी विल डिसाइड द टर्म्स, दैट इज रॉन्ग। और आप देखिए यार, नेतन्याहू ने कहा है मास्टर फेथ सिंड्रोम, मतलब ये तो केमिकल लोचा है, तो केमिकल लोचा कहेंगे हिंदी में। तो ये जो इन्होंने, ये जो इनकी जो भावना है कि भाई मैं बस सब कुछ है। आप देखिए, अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह या हमास के खिलाफ एक्शन किया, व्हाई डज अ फुल फ्लेज्ड कंट्री लाइक ईरान नीड टू रिटेलिएट? उनका मतलब ही नहीं है, उनका मतलब ही नहीं होगा। एग्जैक्टली। अरे भाई, आप सीधे सीधे आपने ये एडमिट कर लिया कि आप आतंकवादियों के साथ में खड़े हैं, या फिर वो आतंकवादी आपके स्पॉन्सर्ड हैं, ये एडमिशन है। बिल्कुल, आपका पार्ट है सर, स्पॉन्सर्ड के आपका पार्ट है। मतलब ऐसा लगा कल को, दुनिया को ऐसा लगा, और कल एक भ्रांति टूटी है सर, विच आई एम वेरी हैप्पी पर्सनली। ये यूरोप में जो बैठे थे हमारे गोरे, और ये जो कुछ यहाँ पे बैठे हैं वेस्ट में, इनको लगता था कि नहीं नहीं नहीं, हमारी डिप्लोमेसी काम करेगी, हम डिप्लोमेसी करेंगे, हम इनको समझाएंगे, हम इनको बताएंगे। कल इनको समझ आया इस्लामिक वर्ल्ड में डिप्लोमेसी गई तेल लेने, इस्लामिक वर्ल्ड में सारी ट्रीटीज गई तेल लेने, इस्लामिक वर्ल्ड में कुछ नहीं चलता। आपने खूब समझाया, खूब डेलीगेशन भेजी, एंथनी ब्लिंकन दाएं बाएं कर रहा था, और इनका प्राइम मिनिस्टर एक दिन पहले कहता हम नहीं करेंगे, इनके फॉरेन मिनिस्टर कहता वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वॉर, इनका फॉरेन मिनिस्टर का स्पोक्स पर्सन कहता हम हिजबुल्लाह की मदद नहीं करेंगे। और 12 घंटे के अंदर सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल्स का अटैक होता है इजराइल पे। अब मुझे बताइए, अगर इजराइल में अपने आप को बचाने का दमखम ना हो, या ट्रीटी काम आएगी, या डिप्लोमेसी काम आएगी, या अमन की आशा काम आएगी? क्या काम आएगा? सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री काम आएगी, सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री काम आएगी, और कुछ काम नहीं आएगा। बिकॉज दैट वन मैन खमेनी कैन डिसाइड एवरीथिंग। वो कुछ भी डिसाइड कर सकता है, वो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां एक डेंजर आता है इन रेजिम्स में, देयर इज वन मैन हु कैन डिसाइड एवरीथिंग। इसका मन आया तो चलवा दिया मिसाइल। अब देखिए सर, उसकी उम्र तो वैसे 84 साल है, 84-85 साल है, तो अब साल 2 साल ऊपर या नीचे क्या फर्क पड़ता है? एंड दिस मैन बिलीव्स ही इज अ मसाया ऑफ इस्लाम। उसको ये भ्रम है, उसको लगता है मैं इस्लाम का मसाया हूं, मैं इस्लाम को बचाने यहां आया हूं। It's very difficult to convince that man. Unfortunately, people of Israel and people of Iran will have to pay a price, जिसका हमें दुख है, जो होगा। बट अगर ऐसी हेजेमोनिक रेजिम्स है जो सिर्फ मानती है कि मेरे धर्म में ये लिखा है कि तुझे इसलिए मरना क्योंकि तू यहूद है, चाहे तू मुझसे 4000 किलोमीटर दूर है, तू और तेरे बच्चे एंड योर फैमिली शुड बी डिसिमेटेड क्योंकि तू यहूद है, यू आर अ ज्यू, यू हैव टू डाई बिकॉज यू आर अ ज्यू। ऐसे दुनिया नहीं चलने वाली सर, इन रेजिम्स के अंदर दुनिया नहीं चलने वाली। और हमने और दुनिया ने बहुत दिनों तक इस मुल्ला रेजिम को बर्दाश्त किया है। अब इस मुल्ले ने दुनिया को वर्ल्ड वॉर के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। दिस इज व्हाट यू डू व्हेन यू आर लिबरल विद मुल्ला रेजिम्स, व्हेन यू ट्राई टू डू डिप्लोमेसी विद देम, व्हेन यू ट्राई टू डील मनी विद देम। आज पूछता हूं बरकत हुसैन ओबामा से, पूछो कहां है तेरी न्यूक्लियर डील? तूने न्यूक्लियर डील की थी ना इनके साथ, $88 बिलियन दिए ना तूने इनको, 4 बिलियन बचे थे इनके पास, तूने इनके खाते में $88 बिलियन पहुंचवाए। आज वो पूरे का पूरा $28 बिलियन या तो मिसाइल लगने में, या बम बनाने में, या एंटी टैंक माइल बजाने में, गाजा के नीचे टनल, हिजबुल्लाह के नीचे हमास वाली टनल, हिजबुल्लाह वाली टनल, लेबनान वाली टनल, उसमें लगा है। तुमने जो पैसा इन्हें दिया, दैट इज बीइंग यूज्ड टू किल ज्यूज, दैट इज बीइंग यूज्ड टू किल क्रिश्चियंस, एंड पॉसिबली इन द फ्यूचर माइट बी यूज्ड टू किल हिंदूज। ये वास्तविकता है। आज कहां है ओबामा, कहां है अमेरिका के डेमोक्रेट्स? क्या वो जवाब देंगे व्हाट डिजास्टर डिड ओबामा डू विद ईरान? कोई जवाब नहीं देगा सर। चुपचाप बैठा, वो छुप के बैठा होगा, वो सोच रहा होगा 40 दिन कम निकलेंगे, मैं आके वापस आऊंगा, एंड आई विल ट्राई टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। बताइए कौन है इसका रेस्पॉन्सिबल? जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला यू कैन नॉट ट्रस्ट देम, ही वाज राइट। भाई ये अपना काम करे, ये बम बना रहे, यू कैन नॉट ट्रस्ट देम। और अभी मेरा मानना है संजय सर, इजराइल और अमेरिका के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू टेक आउट देयर ऑल न्यूक्लियर रिलेटेड फैसिलिटीज, क्योंकि दे हैव क्रॉस द लाइन। आपने लाइन क्रॉस नहीं की है, दे हैव क्रॉस द लाइन। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू बॉर्न देम बैक इनटू स्टोन एज। अगर इनके पास बम आ गया कल को, दैट विल बी अल्टीमेट डेंजर टू द होल वर्ल्ड। अगर वो प्रिवेंट करना है तो इनको स्टोन एज में बॉम्ब करना पड़ेगा आपको, आपके पास विकल्प नहीं है। खमेनी नहीं सुधरेगा, ही विल नॉट चेंज, ही इज ऑलरेडी 85-90 गॉड नोज व्हाट। अब क्या बदलेगा सर? ये इज नॉट गोइंग टू चेंज इन एनी वे व्हाटसोएवर। दैट इज द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन टुडेज वर्ल्ड। द वर्ल्ड पीस कैनॉट बी, मतलब टू अ वर्ल्ड पीस, you cannot hold world peace to ransom
of whims and fancies of some crazy guy. This is what is happening. ये बंदा अपने हिसाब से दुनिया को चलाना चाह रहा, that is atrocious. हम कब तक चलाने देंगे इसको? जी हाँ। जी लेकिन ये जो वर्ल्ड वॉर का खतरा जो आप कह रहे हैं, जी वो मुझे तो रियलिस्टिक नहीं लगता, क्योंकि ईरान के साथ कोई रशिया खुल के तो आने वाला है नहीं। जी अब रशिया ने इनको भड़का तो दिया। अब रशिया के आपके मिनिस्टर जो थे वो गए थे अभी जी ईरान, और ईरान कह के आए कि अरे तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन रशिया का तो इंटरेस्ट ये है कि भाई जो भी रिसोर्सेज हैं, मिलिट्री रिसोर्सेज, वो इजराइल को डाइवर्ट हो जाए तो हम यूक्रेन को चाप लें। उनका तो ये इंटरेस्ट है। बिल्कुल वो कोई थोड़ी इनके बिहाफ पे लड़ने आएंगे। उनका तो लिमिटेड इंटरेस्ट है कि वो यूक्रेन को हरा के और डिस्पैच कर दें। तो ईरान इजराइल लड़ेंगे तो रशिया की बल्ले बल्ले। सर, ये आपने पॉइंट सही कहा। देखिए, यहाँ रशिया के परिप्रेक्ष्य में कभी कोई खतरा नहीं है। रशिया फिर भी एक सभ्य लोग है, एक सभ्यता है। प्रॉब्लम आएगी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से। आपको याद होगा युएंगी ने एक बार ईरान और सऊदियों की दोस्ती कराई थी, तब मैं हंस रहा था। मैं कहा, वो 4 फुट के इंसान, तुझे इस्लाम समझ आता, तुझे मिडिल ईस्ट समझ आता? डू यू थिंक तूने फोटो खिंचवा ली ईरानी और सऊदियों का हाथ मिलवा के यू हैव सेटल्ड द मिडिल ईस्ट इशू? अब कर ले मिडिल ईस्ट को सेटल, अगर तो समझ आता हो। समस्या ये है सर, चाइना की इकोनॉमी बद से बदतर हो गई है। चाइना को कम्युनिज्म को बचाना, चाइना को अपनी इकोनॉमी को बचाना, और उन्हें ताइवान के परिप्रेक्ष्य में जो उनके सितारा दिन ब दिन डूब रहा, दे वांट टू लिबरेट दैट। शी जिनपिंग नीड्स अ रीजन, उसे एक रीजन चाहिए। और आप देखिए, ये जो ईरान का मिसाइल ईरान पे ही गिरा, ये मिसाइल आया कहां से? अगर आप इस डिफेंस एक्सपर्ट्स की सुने, ये बेसिकली चाइनीज डिजाइन है सारे। जो ईरान का आर्सेनल है, ये चाइना का दिया हुआ, नॉर्थ कोरिया का दिया हुआ माल है। ये चाइनीज फुटप्रिंट है जो चाइना ने दुनिया में इधर उधर कहीं ना कहीं से कॉपी कर रखा है। इसका नाम शाहबाद रख देते, शाहीन रख देते, फिरात रख देते, रजाक रख देते, पर है तो चाइनीज माल। ये रंग ही तो बदलते हैं ये लोग। चाइना चाहता है कि ये लड़ाई बढ़े, क्योंकि अमेरिका उतना थिन स्प्रेड होगा। अगर अमेरिका थिन स्प्रेड होगा, साउथ चाइना सी में नहीं आएगा, ताइवान में नहीं आएगा, और जो हमारी डूबती हुई इकोनॉमी है, दैट विल गेट अ रिस्पाइट। क्योंकि जब ये लड़ाइयां चलेंगी, जो वॉर कंज्यूमेबल्स हैं और जो छोटे मोटे हथियार हैं, ये सारे चाइना सप्लाई कर रहा है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, रशिया कभी अमेरिका के सामने ना आया है, ना आएगा। चाइना भी सामने नहीं आएगा, पर पीछे पाकिस्तान के थ्रू, इधर थ्रू उधर थ्रू ये सामान भिजवाता रहेगा और इनको भड़काने का काम करेगा। मैं आपको याद दिला दूं सर, ये चाइना ही था ना जिसने ईरान को लॉलीपॉप दिया था, तेरे से मैं $500 बिलियन का तेल खरीदूंगा। आज तक 50 बिलियन का नहीं खरीदा, 5 बिलियन का नहीं खरीदा। 500 बिलियन के तेल का फर्जी एग्रीमेंट चाइना करके आया था ना। ये ईरानी तो खुश हो गए, भाई 500 बिलियन का माल चाइना हमसे तेल खरीदेगा। खरीदा चाइना ने तेल। चाइना रशिया से तेल खरीद रहा, हमसे ज्यादा तेल खरीद रहा, क्योंकि रशिया सस्ता बेच रहा है। ये चाइना जो ये स्पॉइल स्पोर्ट है, ये दुनिया में अराजकता फैलाना चाहता है। आप देखिए, जो अभी मंडे को जो कंटिंजेंट यूएस ने डिप्लॉय किया था, तीसरा कंटिंजेंट, एडिशनल कंटिंजेंट टू मिडिल ईस्ट, उसमें ये जो गार्ड्स होते हैं ना, रिपब्लिकन गार्ड्स है अमेरिका में, ये जो रिपब्लिक गार्ड होता है, नॉट आर्मी, उनको भेजा है। क्योंकि अमेरिका के आर्मी रिसोर्सेज भी काफी थिनली डिप्लॉयड है। अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें, अब तो एक हफ्ता पहले तक 60,000 अमेरिकन मैन एंड वुमेन वे डिप्लॉयड इन मिडिल ईस्ट, जबकि सेंट्रल कमांड में केवल 34,000 हाईएस्ट डिप्लॉयमेंट रही है। 60,000 डिप्लॉय कर दिए। तब के बाद 3 बैच और डिप्लॉय हुए। कल एक और बैच निकला, आज कल की रात को। तो मतलब 70-75 हजार लोग से या उससे भी ज्यादा अमेरिका के अभी मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयड है। तो चाइना एग्जैक्टली ये चाहता कि रशिया यूक्रेन चलता रहे, अमेरिका मिडिल ईस्ट में चलता रहे। जब तक ये दोनों चलेंगे, मेरी दुकान, मैं शांत रहूंगा, मेरे पास कोई नहीं आएगा। प्रॉब्लम ये है कि ऐसा माना जाता है कि शायद ईरान के पास कोई छोटा मोटा टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड है। और हमारी समस्या ये है, दुनिया की समस्या ये है, वहां एक मुल्ला वेयरिंग अ ब्लैक डेप, काले गाउन पहनने वाला एक मुल्ला कैन डिसाइड टू प्रेस द न्यूक्लियर बटन। अगर उसने छोटा मोटा, मान लीजिए, टैक्टिकल वेपन भी यूज कर लिया अगेंस्ट इजराइल या अमेरिका या कुछ, ये धमकी दे रहे थे कि जी अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ाएंगे। आज हुतियों की धमकी आई है कि हम किसी भी हद तक जाके अमेरिकनों से लड़ेंगे। मान लीजिए इन्होंने अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर पे हमला कर दिया, मान लीजिए इन्होंने छोटा मोटा वेपन टेल अवीव पे चलाया, फिर ये रुकेगी नहीं सर लड़ाई। फिर जो रिटेलिएशन होगा, दैट विल बी बियॉन्ड इमेजिनेशन। कोई किसी से नहीं पूछेगा। फिर ये नो होल्ड्स बार वार हो जाएगी। देखिए, लड़ाई शुरू करना आपके हाथ में है।
वो कितनी बढ़ेगी और कब खत्म होगी ये किसी के हाथ में नहीं होता। तो अभी जो इजराइल और अमेरिका कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा एस्केलेशन ना हो, इसको फोकस रखे। बट अगर इसमें अर्दोगन कूद गया, अगर इसमें कल कोई इजिप्ट कूद गया, अगर इसमें कोई 2-4 जिहादी संगठन और कूद गए, कोई किसी और ने कुछ कर दिया, देखिए हूथियों का नहीं तो मतलब क्या बनता है अमेरिका या इजराइल से लड़ने का? दे हैव नो बिजनेस देयर। तो अब ये जो इस्लामिक वर्ल्ड में एक नया मॉडल आया है कि ईरान लड़ पड़ा किससे? अमेरिका से और इजराइल से, क्योंकि उन्होंने बिरादर हस्माइल अनिया और बिरादर हसन नसरल्ला को मारा, इसने ईरान के खमीनी सामने रॉकेट चला दिए। अब देखिए, आप देखिए पाकिस्तान पे भी प्रेशर पड़ेगा, बाकी जितनी इस्लामिक कंट्रीज है इन पे जनता का प्रेशर पड़ेगा। यार अगर खमीनी ये कर सकता तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम क्यों नहीं लड़ सकते? तुम मुसलमान नहीं हो क्या? और मुसलमान इतने मारे जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तो जब ये सिंड्रोम विल कैच ऑन इफ समबडी डज समथिंग, अगर 2-3 लोग कूद गए तो आप वर्ल्ड वॉर देखिए, वर्ल्ड जितने भी हुए, ये 2-3 कंट्रियों को तो कूदना होता है ना, 2-3 देयर सम क्रेजी पीपल हु जंप इनटू द फ्रे। जैसे अभी ईरान कूदा, जबकि ईरान का कोई काम नहीं है, अब ईरान कूदा तो अब 2-3 कंट्री और कूद गए, तो फिर कब कहां तक रोकोगे? और जो क्रिश्चियंस के पास फायर पावर है वो इस्लामिक वर्ल्ड में तो है नहीं, जो अमेरिका का फायर पावर है वो किसी के पास नहीं है, रशिया सामने आएगा नहीं और चीन भी पीछे से करेगा। चीन सामने आने की औकात चाइना की भी नहीं है, चाइना विल नेवर कम इन द सामने। अभी जो चाइना के ऊपर आपने देखा होगा, जो यूएस के क्या है उसका नाम, आई थिंक TB11 या TB12 है, जो उनका नया स्टेल्थ प्लेन है जो उड़ के जाता है उसके ऊपर से, रशिया के चाइना के ऊपर से। चाइना तो उसे पकड़ ही नहीं पाता, चाइना दिखता ही नहीं वो चाइना को। अभी देखिए चाइना की एक न्यूक्लियर सबमरीन डूबी है यांगसे रिवर में, राइट? तो चाइना हैज हिज ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, पर चाइना क्या करता है? दो डूब गई अब टोटल। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंशाल्लाह दो। चलिए मैं तो कह रहा हूँ तीसरी भी डुबा दीजिए, आज का दिन अच्छा है, आज शाम तक तीसरे की भी खबर आए। अब देखिए एक तो पहले डूबी थी, एक तो काफी पहले डूबी थी, वो येलो सी वाली है, ये यांगसे रिवर वाली, वो जो येलो सी वाली यांगसे, ये तो सर अब मुझे शर्म आती है बोलने में, न्यूक्लियर सबमरीन समंदर में नहीं डूबी सर, दरिया में डूब के खत्म हो गई। दरिया में, सोचिए समंदर में डूबती तो थोड़ा बहुत इज्जत बचती, दरिया में डूबी है और ड्राई डॉक में डूबी है, बनते बनते डूब गई। एनीवे, तो मतलब चाइना का यहाँ आपको देखना पड़ेगा व्हाट विल चाइना डू। चाइना की जब इकोनॉमी टूटने लगती है, वो कुछ ना कुछ दुनिया में बखेड़ा खड़ा करता है, और यहाँ बहुत फैनेटिक्स है इस्लामिक वर्ल्ड में who want to be dying to live the life after death, और अगर वो कूद गए यार, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट्स को पुश किया कूदने के लिए। आज आप देखिए यमन में जुलूस निकला कि हमें भेज दो जी इजराइल लड़ने के लिए, यमन में लोग निकल रहे थे। इसी यमन में जब हसन नसरुल्लाह मरा था, यहाँ के सुन्नी जब बाहर आ रहे थे, अच्छा हो गया नसरुल्लाह मर गया और बहुत बड़ी बात है। अब देखिए सीरिया में भी सुन्नियों ने जुलूस निकाला और बोला अच्छा हो गया हसन नसरुल्लाह मर गया, बशार तू सुधर जा, अगली बार तेरा नंबर है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, मतलब मिडिल ईस्ट में कौन सी अंडर करंट कब बैठ जाए, कहाँ बैठ जाए, किसका दिमाग खिसक जाए, क्योंकि यहाँ सर ना इलेक्शन होता है ना सिलेक्शन होता है, यहाँ होता है सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन। कोई किसी की गर्दन कटती है तो कोई कुर्सी पे बैठता है। देखें जब यहाँ इलेक्शन होगा नहीं, कोई वोट होगा नहीं, तो क्या होगा, किसी को जब कोई निपटेगा तभी तो दूसरा बैठेगा। तो इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ मिडिल ईस्ट इज वेरी वायलेंट, यू हैव टू डू एलिमिनेशन फॉर नेक्स्ट पर्सन टू कम। यहाँ कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, कोई हमारी तरह थोड़ी 5 साल बाद इलेक्शन है, कोई भी जीत के आ सकता है। इन कंट्रियों में तो इलेक्शन होता ही नहीं, एक्सेप्ट इजराइल। इस पूरे खित्ते में कौन सी डेमोक्रेसी है, कहाँ इलेक्शन होता है? एवरीवेयर सक्सेशन इज बाय एलिमिनेशन। अब MBS की बात करें तो उसने अपने चाचा को अंदर नहीं डाल रखा, MBS का अपना चाचा उसकी जेल में है। अब देखिए औरंगजेब ने बाप को डाला था, इसने चाचा को डाल दिया, ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों आसपास ही है। तो मतलब दैट इज देयर माइंडसेट सर, इट्स अ माइंडसेट व्हाट यू आर फाइटिंग, इट्स नॉट लॉजिक व्हाट वी आर फाइटिंग। और जो वेस्ट को झटका लगा है ना इस अटैक के बाद, भाई तुम्हारी डिप्लोमेसी, तुम्हारी ट्रीटियां, तुम्हारी दोस्तियां, एवरीथिंग विल गो डाउन द ड्रेन। और कल हालत ये थी संजय सर, एक पॉइंट बोलूंगा आपको, अमेरिका ने अपनी जो जेरूसलम में इनकी एम्बेसी है, बाय द वे ईरानी मिसाइल्स हैव आल्सो हिट जेरूसलम, जो जेरूसलम में इनकी एम्बेसी थी उसको बोला कि अपना सारा स्टाफ जो उनका वहां है, अगर उनकी फैमिलीज भी किसी की है, आप बॉम्ब शेल्टरों में रहो, आप एम्बेसी बंद कर दो, क्योंकि अमेरिका को यह डर है कि उनकी एम्बेसी इन जेरूसलम माइट बी आल्सो टारगेटेड। और आप जानते हैं अगर अमेरिका की एम्बेसी टारगेट हो गई, दैट इज अटैक ऑन अमेरिका। बट देयर वाज अ रियलिस्टिक थ्रेट जिसपे अमेरिका के लोगों पे काफी आक्रोश था। बोला यार एक बात बताओ, ये एम्बेसी वालों की जिंदगी हमसे ज्यादा है, 6000 अमेरिकन लेबनान में है, तो मतलब उनकी जिंदगी हमसे ज्यादा। आपने तो एम्बेसी स्टाफ को बोल दिया तुम शेल्टर में रहो, एम्बेसी जाने की जरूरत नहीं, पर हमें तुमने ये नहीं कहा, हमने तुमने प्रिविलेज नहीं दिया।
और अमेरिका का इवैक्यूएशन टीम्स ऑलरेडी साइप्रस में है, कि उन्हें पता कि ये 5-6 हजार लोगों को निकालना पड़ेगा, तो इवैक्यूएशन टीम्स ऑलरेडी साइप्रस में है। तो आप देखिए, अगर इस युद्ध को देखेंगे, इसकी सीमाएं बढ़ रही है सर। और 200 या 400 मिसाइल इजराइल पे दागने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू अभी पॉलिटिकली ही इज राइडिंग अ हाई वेव। वो खत्म हो गया था पॉलिटिकली, अभी इज ऑन द टॉप नाउ। इफ ही डजंट रिटेलिएट ऑफ अनप्रोपोर्शनल ऑन एट अनप्रोपोर्शनल लेवल, उसका राजनीतिक सितारा और इजराइल दोनों डूब जाएंगे। सो इजराइल हैज टू रिटेलिएट। इजराइल बहुत आगे आ गया, पीछे आने का रास्ता ही नहीं है। और ईरान ने ये गलती करके अमेरिका को भी इस लड़ाई में घुसा दिया, और अमेरिका गुस्सेगा, और अगर अमेरिका पे अटैक होगा, अमेरिका नेटो का पार्ट है, तो बाय डिफॉल्ट NATO will have a right to retaliate with America to protect a NATO ally, because NATO का चार्टर में ये लिखा है। तो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो रही है, एंड यू हैव वन डेंजरस पर्सन who is living somewhere in a bunker can decide everything। वो किसी को फोन लगाएगा, वो 30 मिसाइलें 50 मिसाइलें चला देगा। देखिए कि एक जो अभी समाचार आ रहा है, even as we are discussing, ये है कि ईरान कह रहा है कि साहब हम तो जो है वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, और यूरोप में विंटर आने वाली है, एक कतरा भी तेल का जो है वो मिडिल ईस्ट से बाहर नहीं जा पाएगा। ये बोल रहा है ईरान। एग्जैक्टली। आप देखिए क्यों तकलीफ हो रही है ईरान को, क्योंकि सारे यूरोपियन यूनियन ने इजराइल को सपोर्ट किया, यूके, फ्रांस, जर्मनी इजराइल को सपोर्ट किया। अब ये पूरे यूरोप को धमकी दे रहा है, अब ये पूरे यूरोप को धमकी दे रहा है। और एक बात जो मेरा ये मानना है कि इजराइल और यूएस मिलके इनके पास ये कैपेसिटी है कि वो एक दिन में ईरान की पूरी वॉर कैपेसिटी को नष्ट कर दे। ध्वस्त करना पड़ेगा उनको। इससे ज्यादा टाइम नहीं, मतलब जिस तरह से जब उन्होंने सदाम हुसैन के खिलाफ जो कार्रवाई की थी ना, उसी तरह की कार्रवाई ईरान के खिलाफ उनको करनी पड़ेगी। और इसीलिए ये प्रोवोक किसने किया है? ये प्रोवोक मैंने आपको कहा, ये प्रोवोक जो है ईरान को जाके, और थपकी जो है वो रशिया ने लगाई है। रशिया के मिनिस्टर ने भी किया था नसरुल्लाह के मरने के बाद, हम तुम्हारे साथ खड़े, तुम तो चढ़ वो गधे लड़ पड़े, और उनके मजे आ गए, उनकी सारी कैपेसिटी जो है इधर डाइवर्ट हो जाएगी, और रूस जो है वो मजे से यूक्रेन को कब्जा कर ले। मैं आपको तो नेटो तो दोनों तरफ से मारा जाएगा। तो अच्छा है, भारत को इतनी दिक्कत इसलिए नहीं होगी कि भारत ने पहले ही सारा अपने जो सप्लाई है वो डाइवर्सिफाई कर ली है। बिल्कुल ठीक है, तुम मत देना, मिडिल ईस्ट से नहीं आएगा, कोई बात नहीं, हम 100% रूस से ले लेंगे। हमें क्या तकलीफ है सर, रूस तो सस्ता दे रहा तेल, हमें कोई दिक्कत नहीं। और आप एक बात बताऊं, अभी देखिए परसों मैं रात को देख रहा था, एक एंथनी ब्लिंकन या किसी का, आई कांट रिमेंबर द नेम, somebody high in the US government has said कि to peace with Ukraine। मैं बताऊं, IRGC ने क्या थ्रेट दिए स्पेसिफिक, कि हम यूएस के बेसिस को, रीजन में जो भी यूएस के बेसिस हैं उन पर बॉम्ब फेंकेंगे। कह रहे हैं कि साहब के यूएस के बेसिस जो है वो इजराइल से कम प्रोटेक्टेड है, और इसलिए हम यूएस को नहीं छोड़ेंगे। ये IRGC की थ्रेट आई है लेटेस्ट। माशाल्लाह। मैं आप दो चीज बताऊं सर, यहाँ पे पीछे जो आया था, तो अमेरिका का जैक सुल्विन या एंथनी ब्लिंकन, किसी एक का स्टेटमेंट है 2 दिन 48 घंटे पहले, उसने कहा फॉर पीस यूक्रेन हैज टू बी प्रिपेयर्ड टू स्वैप लैंड विद रशिया। अगर जमीन दे के पीस होगी तो वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिकेशन था। तभी तो ज़ेलेंस्की मोदी जी के पास आया था, साहब बचा लो, पहली बात। दूसरी बात, अभी मिडिल ईस्ट पे आते हैं। देखिए हुतियों ने बोला कि हम पूरा फुल फ्लेजेड अमेरिका को अटैक करेंगे। अब जानते हो बारमन मंडेल वगैरह को वो ब्लॉक करने की चेष्टा करेंगे। पर ये लोग एक चीज भूल जाते हैं, ये ना इस्लामिक हेजेमनी में दिमाग खराब होता है। ये लोग एक चीज भूल जाते हैं, अबे 70,000 अमेरिकन क्या वहां भांगड़ा करने के लिए बैठे हैं? क्या घास काटने के लिए बैठे हैं? 3 इनके डिस्ट्रॉयर बैठे, इनके जॉर्ज क्या नाम था उसका, लॉयड ऑस्टिन ने कहा है we have sent submarines armed with nuclear ballistic missiles to Middle East। धमकी क्लियर है उसकी। तुम अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर डुबाओगे, तुम अमेरिका की बेस पे हमला करोगे, वो क्या वहां से वो क्या तुम्हारा चेयर लीडिंग करेंगे क्या? They will decimate you, सर। मैं आपको पहले भी कह चुका था, the clash of civilizations is imminent। You can delay it, you cannot deny it। जब हम आए मिले थे ब्रॉडकास्ट के लिए, मैंने कहा ये होगा।
अल्टीमेटली इट विल स्टार्ट फ्रॉम यूरोप, और यूरोप से ही हुआ। मगर ये नहीं मानेंगे, क्योंकि कारण क्या है, इनको इस्लामिक हेजेमनी में आपको ये माना जाता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, हम मतलब आप इनको ये लगता है कि शायद घोड़े पे बैठ के तलवार वाला युद्ध है, हम किसी को भी हरा देंगे, कुछ भी कर देंगे। बट सवाल यही है, टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। अगर आज इन्होंने ये अमेरिका को धमकी दी है, अमेरिका के पास इतना फायर पावर है, जो मैं हमेशा कहता हूं, ना अमेरिकन डिप्लोमेट से कोई डरता है, ना अमेरिका के डॉलर से डरता है। अगर डरता है तो अमेरिका की डिस्ट्रक्शन से, अमेरिका के फायर पावर से। दे हैव द फायर पावर टू वाइप आउट होल ऑफ द ईरान इन वन डे। पूरे ईरान को एक दिन में सफा करने की हिम्मत और ताकत अमेरिका रखता है। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन ही अमेरिका करेगा, दुनिया में कोई चू नहीं करेगा, कोई मुंह नहीं खोलेगा, सब चुपचाप बैठे रहेंगे। और दिस इज द ओनली वे इट वर्क्स। अब मैं आपको बताऊं, हमने 8 से 10 बिलियन डॉलर लगाया छाबहार पोर्ट पे। क्या होगा छाबहार पोर्ट का? कुछ नहीं होगा। आप बताइए कहां होगा इन्वेस्टमेंट? मैं इसीलिए कहता हूं भाई, जो हम ये इधर उधर दाएं बाएं कंट्रियों में पैसे लगाते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स फूंक देते हैं, इससे अच्छा है यार स्क्वाड्रन ले लो, फाइटर जेट्स ले लो, स्क्वाड्रन ले लो, हथियार ले लो। क्योंकि वक्त आने पे वो काम आएगा, ना ये अलायंस काम आएगी, ना उसकी ट्रीटी काम आएगी, ना उसकी गुडविल काम आएगी, ना उसको। हमने बांग्लादेश में पैसा लगाया, क्या हुआ उस पैसे का? कुछ नहीं। मैं सर, ऐसे अच्छा नहीं कि पैसा वी शुड यूज टू बाय अवर वेपन्स, स्ट्रेंथन अवर आर्मी, स्ट्रेंथन अवर डिफेंसेस। क्योंकि आज देखिए, अगर इजराइल के पास डिफेंस नहीं होगा सर, कौन उसके लिए लड़ने आएगा? कौन क्या करेगा? अगर खुद इजराइल दमखम रखता है, यमन में देखिए पीछे जाके पूरे यमन के पोर्ट को बर्बाद कर दिया 2 दिन पहले, कर लिया है ना फिर। और देखिए अब रिटेलिएशन कैसे होगा। तो हमें भी काफी कुछ सीखना पड़ेगा। और पुश कम्स टू शव, एक टाइम वो आता है ना, एक्शन लेने का आपके पास विकल्प ही नहीं आपका प्रतिद्वंदी छोड़ता, ही डजंट लीव ऑप्शन नॉट टू एक्ट। आपको एक्ट करना पड़ेगा, वर अदरवाइज दे विल डिसिमेट यू। और ये मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा, यहूद नंबर 1 टारगेट है, फिर क्रिश्चियन है, फिर हनूद है। आप हम अगर इस भ्रांति में रहते हैं कि हिंदू इज नॉट अ टारगेट, हिंदू को तो बड़ी दोस्ती है जी, हम ये कहते थे बांग्लादेश से बड़ी दोस्ती हमारी, ईरान से बड़ी दोस्ती है हमारी। आप देखिए, अगर कल को इजराइल डिसाइड करता है ईरान के पोर्टों को डिसिमेट करना है, क्या वो छबार छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। हाँ, फर्स्ट लिस्ट में नहीं होगा, सेकंड लिस्ट में, थर्ड लिस्ट में जरूर होगा, क्योंकि दैट इज इजराइल हैज टू डू दैट टू सर्वाइव, अमेरिका हैज टू दैट टू विन अ वॉर। तो आपने वहां 8 बिलियन लगाया, 10 बिलियन लगाया, 15 बिलियन लगाया, हाउ डज इट मैटर? इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप फॉरेन पॉलिसी भी बनाए, इट शुड नॉट बी रिलीजन बेस्ड, बट रिलीजन को एक कंसिडरेशन में लीजिए। क्योंकि एक टाइम आता है इस्लामिक रिपब्लिक्स में वे रिलीजन टेक्स ओवर ऑल द लॉजिक। मतलब आप देखिए ना, ये रिलीजन लड़ाई तो है, नहीं तो खुमैनी को इजराइल से क्या लेना देना सर? अब बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा अच्छा स्टेटमेंट आया, बोला यार, यू आर ग्रेट पर्शियन पीपल, वी आर ज्यूइश पीपल, तुम अपने घर खुश, हम अपने घर खुश। पर वो मुल्ला जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, तू यहूद है इसलिए तुझे मारना। भाई मतलब हाउ कैन यू फाइट दिस मेंटालिटी? अल्टीमेटली इट इज नो कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्ट रिलीजियस फतूर। ये मेरे रिलीजन में लिखा, मैंने तुझे मारना है। हमास का चार्टर क्लियरली कहता, जब तक एक भी जीव रहेगा कयामत नहीं आएगी। हिजबुल्लाह भी कहता, विल नेवर नेगोशिएट विद ज्यूज, हमें सबको ज्यूज को निपटाना है। तो अब क्या करोगे अब इन ऐसे लोग के साथ? अब ये पाकिस्तानी कहते हैं हमें गजवा हिंद करना है, ये तो इनकी औकात नहीं, हमने इनकी कमर तोड़ रखी है। नहीं तो अगर मान लीजिए ये सक्षम हो, ये छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपना सैन्य बल, अपनी शक्ति, अपनी इकोनॉमी, अपना मेक इन इंडिया सशस्त्र कीजिए। इन लोगों के साथ दोस्तियां वोस्तियां करके बहुत ज्यादा कुछ नहीं निकलता। आज आप मुझे बताइए सर, ईरान का फॉर्मल प्रेसिडेंट गया, फॉरेन मिनिस्टर गया, यू हैव नो एक्सेस टू खमेनी। कैन यू एक्सचेंज व्हाट इज हैपनिंग इन ईरान व्हेन यू डोंट हैव एनी एक्सेस टू खमेनी, व्हेन खमेनी डजंट टॉक टू यू? अब नया है परकेज़ेन या नया है फॉरेन मिनिस्टर अब्बास, इनके हाथ में कितना है? कब तक ये रहेंगे सत्ता में, ये भी नहीं पता, राइट? एंड द नोशन दैट परकेज़ेन इज अ वेरी लिबरल, बड़ा लिबरल है, उदारवादी, देखा ना कितना लिबरल है। आज कल धमकियां दे रहा था, कह रहा था हम यहूदियों को नहीं छोड़ेंगे। मतलब पुश कम्स टू शव, हर कोई एक ही लाइन पे आता है, हर कोई एक ही लाइन पे आता है। अब समय आ गया है, वर्ल्ड हैज टू गेट रिड ऑफ दिस मेनिस कॉल्ड ईरान। और अगर ये ईरान ऐसे ही रहा, इसके प्रॉक्सीज ऐसे ही रहे, इसका प्रॉक्सी नेटवर्क बढ़ेगा और ये दुनिया को शांत रहने नहीं देगा। आपकी और मेरी जिंदगी कैनॉट बी डिटरमाइंड बाय अ मुल्ला वेयरिंग अ ब्लैक डेप समवेयर इन ईरान। That is what the world has to think, decide, and be amply clear. You are no bloody person to decide who lives and who dies. तुझे जो कुछ करना अपनी कंट्री में कर, but how do you decide? मैं 10,000 किलोमीटर दूर जिंदा रहूंगा मरूंगा? Who the hell are you to decide? किसने तुझे अथॉरिटी दी है? और दुनिया ये तुझे कब तक बर्दाश्त कर रही है? My problem is how long can world tolerate this bullshit? मतलब एक बंदा बैठा हो तो मैं तुम्हें मारूंगा भाई, क्यों? मैं मारूंगा, चाहे मारना, मतलब बहुत हो गया सर। अब आज के चर्चा को यहीं पर हम विराम देते हैं।
आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। सुमित पीड़ जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर, शो पे बुलाने के लिए बहुत-बहुत आभार। आपको और सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, साधुवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर 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 महादेव। महादेव।